तो इस वीडियो में एग्ज़ाम 2023 के लिए जो 10 क्लास के लिए साइंस का टॉपिक्स है उसके अनुसार हम कुछ महत्वपूर्ण 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस सीरीज़ में कराने वाले हैं। तो यह सेशन और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि ये आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमने उसका PDF के साथ पूरा नोट्स बना के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसके जितने भी आज ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं उनको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ वो देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी इंतज़ार के आपके आज के सीरीज़ के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए हम आपको बताए हैं कि 4 प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो 4 प्रोडक्ट है H2O, CO2 है ना, इसके बाद क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और फाइनल एक और प्रोडक्ट होता है जो सनलाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? सनलाइट। ये 4 प्रोडक्ट पेड़ पौधों को जब मिल जाता है तो फाइनल वो अपना क्या करते हैं, रिएक्शंस करके पत्तियों में उपस्थित एस्टोमाटा में रिएक्शन करके और वो क्या करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में बहुत से ऐसे चीज़ बनाते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज को भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं और जल भी बनाते हैं। यानी तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स के रूप में क्या करते हैं, वो बनाते हैं। तो जब पेड़ पौधवा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेला तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कइला के बाद वो ग्लूकोजो बनावेला, ऑक्सीजनो बनावेला और जल भी बनावेला। ये तीनों चीज़ बनावेला। तो अगर ग्लूकोज के फार्मूला के बात करी हम तो ग्लूकोज के फार्मूला होला C6H12 और ये O6। ऑक्सीजन की बात करी तो ऑक्सीजन O2 बनाता है और फाइनल H2O भी बनाते हैं। तो ग्लूकोजवा को वो रख लेता है, H2O को रख लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोमाटा के ध्रुव वातावरण में छोड़ देता है। उसके बाद हम लोग फटाफट सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बनाता है पेड़ पौधा? तो ग्लूकोजो बनाता है, ऑक्सीजनवा बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, तो आप हमसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जल को पहुंचाने वाले ऊतक का नाम क्या है। ठीक है, हम आपके कमेंट में आंसर का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दांतों का क्षरण दांतों को सुरक्षा प्रदान होता है। देखिए, दांत बोले तो मुख गुहा का एक सिक्योरिटी गार्ड है। यह मुंह में भोजन प्रवेश करने से पहले उस भोजनवा को खूब कूच के क्या करता है, महीन कर देता है। ठीक है, तो दांतों का सुरक्षा कौन करता है? तो ऑक्सीजन तो नहीं करेगा, इनामेल या डेंटाइन, या 3 का ऑप्शन आपके सामने है। तो दांत के सुरक्षा यानी सेफ्टी का प्रदान करता है यहाँ पे इनामेल का लेयर होता है। वो दांत जितना होता है, चाहे वो कौनों का दांत हो, लेडीज़ का हो या लेडाज का हो, वो दोनों के दांत के ऊपर इनामेल का एक परत होता है। ठीक है, वह इनामेल का परत दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आप मिठाई खींच कर खाते हैं तो मिठाइया से उस इनामेल का परत का क्षरण होता है, जिस वजह से इनामेल का परत टूट जाता है और उसके बाद हमारा दांत का हो जाता है खोड़ीला। तो हम लोग चले जाते हैं कहाँ? स्माइल। ठीक है, स्माइल डेंटल क्लिनिक में, स्माइल डेंटल क्लिनिक। तो स्माइल डेंटल क्लिनिक क्या है पता है? ये दांतों का बनाने वाला ये क्या है, मतलब जगह है, मतलब डॉक्टरी वाला है। तो वहाँ पे जाके दांतों की सुरक्षा करवाते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने दांत को पिलास से नोचवा के दूसरा दांत लगवाते हैं। तो दांतों की सुरक्षा किसके द्वारा होता है? तो इनामेल के द्वारा होता है, इनामेल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें CO2 का प्रतिशत कितना होता है? तो CO2 को उत्पादन करने वाले कौन है? मनुष्य ही है। तो इसका परसेंटेज वायुमंडल में कितना होता है? तो CO2 का परसेंटेज होता है वायुमंडल में 0.03%। ठीक है, कितना है? 0.03%। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। ऑप्शन बी, ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सॉरी 4 कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये
वायुमंडल से ऑक्सीजन को, ठीक है, सॉरी, पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं अंदर की तरफ, और अपने पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा पेड़ पौधे O2 को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो यानी गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, किस किस गैस का, तो CO2 और O2 का। किसके द्वारा आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पे दिए है जड़, ठीक है, रंध्र या तना या टहनी। तो गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से रंध्र के द्वारा होता है, यानी स्टोमाटा द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा। तो ये क्वेश्चन में कि सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा या स्टोमाटा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 नंबर, कि निम्न में कौन कोशिकीय ईंधन है। कोशिकीय ईंधन कहने का अर्थ है कोशिका का ईंधन, यानी कोशिका का खाद्य पदार्थ क्या है इसमें, CO2 की ग्लूकोज या जल। तो ग्लूकोज जो होता है C6H11O6, यही एक कोशिका के क्या है, कोशिकीय ईंधन है जो ग्लूकोज के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। RBC एक ब्लड का पार्ट्स है, जो ठोस ब्लड का पार्ट है। तो RBC का जीवन काल बताना कितना है। उससे पहले कुछ RBC के बारे में हम आपको समझाते हैं। RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो यही हीमोग्लोबिन के कारण हमनी के खूनवा लाल दिखेला, जबकि छिपकली हो गई या जितने भी कीट पतंगे हो गए, उन सब के शरीर में जो ब्लड होता है, उन ब्लड का रक्त लाल नहीं होता है, ठीक है, उनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनमें RBC तो RBC के साथ साथ जो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ये ऑब्सेंट रहता है, नहीं होता है कीटों में, जिस वजह से उनका रक्त लाल नहीं दिखाई देता है। तो RBC जो है ना, इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका, ठीक है, जिसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। तो ये जितने भी ब्लड के पार्ट्स होते हैं, ठोस पार्ट, चाहे वो WBC हो या RBC हो या फिर आपका क्या हो, थ्रोम्बोसाइट हो या प्लेटलेट उसको बोलते हैं। तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक है, और ब्लड में इसकी टोटल संख्या होती है 50,000। कितना होता है, 50,000, यानी 50 के होता है। और इसका टोटल जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये पूर्ण रूप से इसका दफन हो जाता है, कहाँ पे, तो प्लीहा में दफन हो जाता है इसका, ठीक है। RBC का कब्र प्लीहा को बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इज़ कॉल्ड प्लीहा, ठीक है। यहाँ पे तो 120 दिन जैसे कंप्लीट होता है, फिर से ये मर जाता है, ठीक है, इसका डेथ हो जाता है। और पुनः हड्डी के बीच में जो मेरू रज्जु होता है, हड्डी के बीच में, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, तो बोन मैरो होता है, ठीक है। क्या होता है, बोन मैरो, मेरू रज्जु नहीं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा होता है। इसी में RBC WBC सब कुछ बनते रहते हैं। तो फाइनली RBC का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। कितना दिन का है, 120 दिन, यानी 4 महीना का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मनुष्य का लाल रक्त होता है, लाल रक्त किस में पाया जाता है, RBC की WBC या प्लेटलेट होता है। तो प्लेटलेट की संख्या 2.5 लाख होता है, ठीक है, कितना होता है, 2.5 लाख। RBC की WBC की संख्या होता है 10,000, ठीक है, और इसका होता है 50,000, सॉरी 2,000, हाँ 2 लाख होता है, ठीक है। कितना होता है, WBC की संख्या 2 लाख होता है और इसका 50 लाख होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं 50 लाख नहीं, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे ये 2,000 होता है, ठीक है, और ये होता है 50,000, है ना। तो मनुष्य का लाल रक्त किसके कारण दिखाई देता है, तो RBC के कारण दिखाई देता है। मनुष्य का लाल रक्त RBC के कारण दिखाई देता है, इसलिए 7 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप बोले तो BP, ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति या एवरेज, यहाँ पे देखा जाता है कि प्रत्येक जितने भी व्यक्ति है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उन सब की एवरेज ब्लड प्रेशर का जो मान होता है 120/80 होता है।
कितना होता है 120/80, यानी जो ब्लड होता है पारे में ये mm में होता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों mm में होता है। तो 120 के स्पीड से ब्लड को हार्ट फेंकता है और 80 के स्पीड से क्या करता है, रिसीव करता है। तो इन दोनों के अनुपात को बीपी बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का रक्तचाप कितना होता है 120/90 होता है। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 120 बटा कितना होता है 80, तो ठीक है 120/80 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ब्रिक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ब्रिक, देखिए जितने भी हमारे अंदर अंग है ना, अंग बोले तो ऑर्गन, उन वे सभी अंग एक यूनिट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। किससे मिलके बने होते हैं, यूनिट से। तो उन यूनिट में यहाँ पर है कि जो ब्रिक होता है हमारा, ये किस यूनिट से मिलके बना होता है, किस क्रियात्मक इकाई से मिलके बना होता है। ऑप्शन दिया है कोशिका, नेफ्रॉन या ऊतक। तो कोशिका की इकाई, कोशिका से मिलकर क्या बना होता है, ऊतक, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। एक वृक्क जो होता है, एक किडनी होता है, वो 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्क हो जाएगा, ठीक है, सॉरी नेफ्रॉन होगा ना, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वृक्क किस प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क एक अंग हो गया, ये किस प्रक्रिया को फॉलो करता है, ठीक है, उत्सर्जन या श्वसन या परिवहन। तो उत्सर्जन का मतलब कि क्या वृक्क किसी पदार्थ को ये बाहर निकालने में काम करता है, या क्या वृक्क श्वसन की प्रक्रिया यानी सांस लेने के काम में करता है, या फिर परिवहन का मतलब कि ये किसी चीज़ को एक जगह से, शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। तो ये यहाँ पे वृक्क जो होता है ये एक उत्सर्जन का माध्यम है, क्योंकि जितने हमारे अंदर यूरिन बनते हैं ना, यूरिन, उन यूरिन को बाहर निकालने का ये काम करता है, यानी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। यानी मुख्य रूप से बोले तो अगर ये उत्सर्जन का काम करता है, ये वृक्क किसका काम करता है, तो उत्सर्जन का काम करता है। यानी फाइनली 10 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक की लंबाई होती है। तंत्रिका ऊतक की लंबाई कितनी होती है। तो अगर बात करें तंत्रिका ऊतक की, यानी तंत्रिका कोशिका लिखा है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक की क्या होती है, इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका है। क्या है, लंबी कोशिका है ना। अगर बड़ी कोशिका की बात पूछी जाए आपसे कि मनुष्य में बड़ी कोशिका क्या होती है, तो मनुष्य में बड़ी कोशिका होता है ओवम। क्या होता है, ओवम। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, ओवम। और सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो वो हो जाएगा क्या चीज़, स्पर्म। क्या हो जाएगा, स्पर्म, ये होता है। तो अगर यहाँ पे बात की है लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका एक लंबी कोशिका है, परंतु उसकी लंबाई कितनी होती है ये बताना है, 10 मीटर कि 6 किलोमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई टोटल 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इनमें से कौन चतुराई का केंद्र है। चतुराई का मतलब चालाक। तो ये आपको ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो सेरिब्रम की मेडुला या सेरिबेलम या मेडुला या सेरिब्रम। तो चतुराई का केंद्र होता है सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम। 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मनुष्य को सुरक्षा मस्तिष्क को कौन सुरक्षा देता है। मस्तिष्क जो है इसको सुरक्षा कौन देता है, सेफ्टी कौन प्रदान करता है ना। तो अब क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र या मेनिंजेस या सभी। तो तंत्रिका तंत्र तो उससे मिल के बना होता है कौन, मस्तिष्क। तो सुरक्षा देगा कौन, मेनिंजेस, ठीक है, कौन देता है, मेनिंजेस। यह एक दोहरी झिल्ली है जिसमें मस्तिष्क क्या होता है, पैक रहता है, झिल्ला अंदर, झिल्ला में नहीं, झिल्ली में यह पैक रहता है, ठीक है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन को कहते हैं। फल पकाने, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए किस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिया ऑप्शन जिबरेलिन की, साइटोकाइनिन की, एथिलीन। तो फल पकाने वाला हार्मोन का नाम है एथिलीन, ठीक है। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा,
ठीक है। 15 नंबर कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कौन है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब कि जैसे छींकना, खांसना, वोमिटिंग करना, इन सभी क्रियाओं का केंद्र कौन है, तो वह है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो मस्तिष्क का एक भाग है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या है, तो छींकना, खांसना या ढांसना, ठीक है, या फिर उल्टी करना, ये सब क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। तो इसका ये कराने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द्विखंडन विधि का उदाहरण है। द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि का मतलब होता है कि जब कोई प्राणी अपने आप को विखंडित करके 2 खंडों में विभाजित कर देता है, तो ऐसा केवल एक ही जीव है जिसका नाम है अमीबा। क्या है, अमीबा। तो अमीबा का जो शेप होता है ये निश्चित नहीं होता है, इसके पहले हमने वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अमीबा का शेप क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ये अपने आप को विखंडित करता है न्यूक्लियस से, तो इससे 2 खंड बनते हैं। कितने खंड, 2। और दोनों पार्ट में समान रूप से न्यूक्लियस या सभी गुणों का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो अमीबा ही केवल वो प्राणी है जो द्विखंडन विधि द्वारा अपने आप की टीम बनाता है, आर्मी को बनाता है लड़ने के लिए, ठीक है, पैरेम्सियम इत्यादि सबको खाने के लिए। तो द्विखंडन विधि द्वारा केवल अमीबा यानी ऑप्शन सी जो है यही क्या करता है, अपने संख्या को बढ़ाता है। 16 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन नर युग्मक है। नर युग्मक का मतलब कि यहाँ पे जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले युग्मक की बात हो रही है। तो ये तो मादा युग्मक है, ठीक है। ये कोशिका तो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और शुक्राणु जो है ये मेल युग्मक है, यानी नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक। तो 17 नंबर के सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहीं आपसे पूछे कि मादा युग्मक कौन है, तो वह होता है अंडाणु, ठीक है। या पुरुष युग्मक भी पूछेगा तभी क्या होगा, ये शुक्राणु होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है। बड़ी कोशिका हमने इसके पहले आपको बताया, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, मनुष्य में। मनुष्य के यहाँ 2 पार्ट, मेल जो ह्यूमन होता है, ठीक है, ह्यूमन, इसके 2 श्रेणी होती है, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका होता है ओवम, मतलब मादा में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, ओवम। और मेल में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु होता है, ठीक है, मनुष्य में, यानी फीमेल में मेनली ये होता है। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मनुष्य का मैथुन अंग क्या है। मैथुन अंग का इंग्लिश में सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, सेक्स ऑर्गन। तो वृषण है कि गर्भाशय है या पेनिस है। तो वृषण जो होता है ना, ये केवल ये अंडकोश के रूप में होता है, जो एक नर भाग है, ठीक है। ये क्या होता है, अंडकोश के रूप में होता है 2 जांघों के बीच। ये जो नर भाग है, इसमें केवल शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और इसी में शुक्राणुओं का पूर्ण रूप से विकास होता है, समझ रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये मैथुन अंग नहीं कहलाएगा। इसके बाद गर्भाशय बात करें, गर्भाशय जो होता है यूटर इसको बोलते हैं, जो नर नहीं मादा भाग है, ठीक है। क्या है, मादा भाग। वो पेनिस ही ऐसा अंग है जिसको सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। ये पेनिस स्पर्म को मादा की योनि यानी गर्भाशय में पहुंचाने का काम करता है सुरक्षापूर्वक, ठीक है ना। यहाँ पे अगर पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये शंकुनुमा होता है, कुछ इस शेप में, ठीक है, ऐसे। ये अग्रभाग जो होता है ना, तो थोड़ा संकरा होता है, और इसी के थ्रू क्या होता है, स्पर्म मादा की योनि में प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेनिस का मतलब होता है सीसन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्त्रियों में यौनारंभ होता है। यौनारंभ का मतलब कि प्यूबर्टी, या इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, ठीक है, या रजो दर्शन बोला जाता है ना। तो ये साइकिल जो होता है स्त्रियों में किस वर्ष की अवस्था से स्टार्ट होता है, तो 10 से 12 वर्ष की, 10 से 20 वर्ष की, 45 से 50 वर्ष। तो स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सिस्टम होता है वो मेनली कितना से 10 से 12 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, और पूर्ण रूप से 45 से 50 वर्ष के बाद ये ख़त्म हो जाता है। मतलब 10 से 12 वर्ष की उम्र से, ठीक है, स्त्रियों में जनन करने की क्षमता की उत्पत्ति हो जाती है, और फाइनल 45 से 50 के बाद वो क्षमता जो होती है प्रजनन करने की, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? तो नर युग्मक यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट, नर युग्मक होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, संयोजन से क्या बनता है? तो इन दोनों के संयोजन से बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट जो होता है द्विगुणित होता है, ठीक है, क्या होता है? द्विगुणित। इसलिए 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मटर के साधारण मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके और जीनोटाइप फिनोटाइप यानी अनुवांशिक लक्षणों की गुणों को बताने का प्रयास किया है, ठीक है। इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का पापा जी कहा जाता है। अनुवांशिकी का पापा जी कैसे कहा जाता है? मेंडल को, मेढक को नहीं, मेंडल को। 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द्विसंकरण में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, द्विसंकरण में फिनोटाइप का जो अनुपात होता है, फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप का अनुपात होता है 9331, याद रखिएगा, 9331। इसके बीचवा में ऐसे ढिकचिक 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 दे दीजिए, काम खत्म। तो ये रहा फिनोटाइप, यानी 9333, 99331, 9331, 9331, ठीक है। फिनोटाइप का रेशियो कितना होता है? 9331। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर, अगर बात करें इसी में आपसे पूछ देता है कि द्विसंकरण में जीनोटाइप का रेशियो कितना होता है? जीनोटाइप का, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप का रेशियो अगर जो ट्रिक होता है वो होता है, देखिए उसका रेशियो होता है 12, ठीक है, 21, 211, फिर 21, इस तरह से करके ये होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में आप रेशियो का चिन्ह दे सकते हैं ऐसे, तो इस तरह से ये सही होगा, ठीक है, जीनोटाइप का। और फिनोटाइप का कितना होता है? तो ये होता है। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में, 24 है ये, निम्न में कौन लिंग क्रोमोसोम कहलाता है? लिंग क्रोमोसोम का मतलब कि जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो मुख्य रूप से लिंग का निर्धारण मेल के आधार पर होता है, ना कि फीमेल के आधार पर। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े, मतलब टोटल संख्या में 46 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। कितने जोड़ा? 46 जोड़ा। तो यहाँ पे 46 जोड़ा जो तो केवल मेल में नहीं होता है और ना ही केवल फीमेल में होता है, ये दोनों में 46 संख्या में होते हैं, ठीक है, और 23 जोड़े में होते हैं। तो मेल में जो क्रोमोसोम का रूप होता है वो होता है 44 + XY, 44 + XY, ठीक है। और वही फीमेल की बात करें तो इसमें होता है 44 + XX, ये रूप होता है उसका। तो हमने अभी बताया कि लिंग का निर्धारण केवल और केवल मनुष्य के आधार पे होता है, मतलब ये लिंग क्रोमोसोम कहलाएगा। 44 + XY ही क्या कहलाएगा? लिंग क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम के चलते लड़के पैदा होते हैं और इस क्रोमोसोम के चलते क्या होते हैं? केवल लड़की पैदा होती है यहाँ पे। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 44 + X और Y, ई क्या होगा? लिंग क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है यहाँ पे। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया? तो मेंडल ने इस प्रयोग में अपने जो प्रयोग किया था, जिसका अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, उन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे ना यहाँ पे। तो इसको हम छोड़ते हैं, आप बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पक्षी और तितली का पंख होता है, पक्षी और तितली जो होता है उसके पंख को क्या कहते हैं? तो पक्षी का जो पंख होता है ये उड़ने का काम करता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। देखिए, पक्षी और तितली का पंख केवल पक्षियों को उड़ने का काम करता है ना। यहाँ पे पक्षी और तितली के जो पंख होते हैं ये केवल पक्षियों को उड़ने का काम करता है, लेकिन इनका संरचना अलग होता है। तो जब किसी प्रजाति के जीवों का संरचना समान न हो, ठीक है, संरचना समान न हो परंतु काम एक ही जैसा कर सन दोनों,
जब कोनो प्रजाति के संरचना, शरीर के संरचना एक जैसा ना होखो परंतु उ दोनों एक ही काम करसन ओकर अंग, तो वो सब अंग के समजात अंग कहल जाला। क्या कहल जाला? समजात अंग। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो पक्षी और तितली का जो पंख होता है, पाँख, ठीक है, डायना बोलते हैं इसको, वेदर, ठीक है, यहाँ पे ये समजात अंग के उदाहरण कहे जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 27 कह रहा है कि निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर का मतलब कि इसके पास सभी ग्रंथियों का क्या है? नॉलेज रहता है। ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को, किस ग्रंथि को कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत सारे ग्रंथियों का क्या है? एक जननी है। ठीक है, जो बहुत से हार्मोन को स्रावित करती है, इसलिए मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे से? पिट्यूटरी ग्रंथि से कि थायराइड ग्रंथि से? तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? हमने इसके पहले भी बताया कि शुक्राणु जो होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। तो इन सब का निर्माण कहाँ होगा? वृषण, किसमें? टेस्टिस में। कहाँ पे होता है? टेस्टिस यानी वृषण में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब लास्ट क्वेश्चन 30 है, जनसंख्या नियंत्रण में यांत्रिक विधि क्या है? जनसंख्या नियंत्रण की 4 विधि आपको पढ़ने को मिलता है, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, सर्जिकल विधि और रासायनिक विधि। ठीक है, तो प्राकृतिक विधि में होता क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए मेल और फीमेल को बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे और बात करें अगर यांत्रिक विधि की, तो यांत्रिक विधि में इन सभी यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे डायफ्राम, कॉपर टी या ये सब, ये ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है ना, यांत्रिक विधि में। और बात करें सर्जिकल विधि में, तो सर्जिकल विधि में क्या होता है कि जो वो मनुष्य में जो ओवम का टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस, ये दोनों, ये टेस्टिस एक 25 सेंटीमीटर लंबी नस से जुड़े होते हैं, जिसको वास डिफरेंस बोला जाता है या शुक्र नलिका बोला जाता है। तो इस नलिका को काट दिया जाता है, जिसको नर नसबंदी कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए रास्ता काट दिया जाएगा तो इस वृषण में उपस्थित शुक्राणु बाहरी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो बाहरी नहीं निकलेगा तो अंडाणु निषेचित नहीं होगा। तो जब मेल के ओवम को यहाँ पे काटा जाता है, मेल के वृषण जो 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होता है, जब इसको काटा जाता है तो इसको नर नसबंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर नसबंदी। जबकि मादा में बात करें तो मादा में जो फैलोपियन नलिका होता है, फैलोपियन नलिका इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जो फैलोपियन नलिका होता है, इस फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है और काट के इसको बांध दिया जाता है, तो इसको हम लोग मादा नसबंदी बोलते हैं। तो ओवम का आने के जो रास्ता होता है ये फैलोपियन नलिका ही होते हैं। फैलोपियन नलिका जो ब्लॉक हो जाएगा तो ओवम इस गर्भाशय में नहीं आएगा और ना इधर से शुक्राणु होगा, तो निषेचन नहीं होगा, तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि जनसंख्या नियंत्रण में यांत्रिक विधि का काम क्या सभी होता है? क्या होता है? सभी। इसका भी इस्तेमाल किया था, इसका भी और इसका भी, इन सब का इस्तेमाल किया था, बशर्ते इसका इस्तेमाल मेल करता है। ठीक है, और इन दोनों का इस्तेमाल वो फीमेल करती हैं, फीमेल। ठीक है, यहाँ पे तो आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना, और बने रहिएगा हमारे साथ। आपको अगले टॉपिक्स की तैयारी ज़रूर कराई जाएगी। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।